चलो, भारत के द्वीप समूह के बारे में बताइए। भारत के द्वीप समूह के बारे में बताइए, पूरा इसको व्याख्या कीजिए विस्तार से। भारत में द्वीप समूह एक अंडमान निकोबार में है और एक लक्षद्वीप में है। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं और लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हुई है और अंडमान निकोबार जो है वो अराकानियोमा का भाग है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार है 645 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। आराम से बोलिए। अंडमान निकोबार कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा द्वीप। कोको द्वीप और लघु अंडमान के बीच में है कोको चैनल और लघु अंडमान में नहीं, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है जो सब अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी है। यहाँ नारकोंडा ज्वालामुखी है जो सुसुप्त अवस्था में है और मध्य अंडमान में बैरन द्वीप है जो प्रज्वलित अवस्था में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन चैनल है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान निकोबार को बीचों बीच अलग करता है और निकोबार की ऊंची चोटी माउंट थुलिया है जो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को 6 डिग्री चैनल अलग करता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है और लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप में है मिनिकॉय द्वीप, कैनानार द्वीप नहीं, अमन द्वीप, कैनानार द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मालदीप। मालदीप और मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और कैनानार द्वीप को 9 डिग्री चैनल और कैनानार द्वीप और अमन द्वीप को 11 डिग्री चैनल अलग करता है। और इस लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती जो कैनानार द्वीप समूह में है, यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है। और यहाँ 3 द्वीप का नाम चेंज किया गया है। राजद्वीप का नाम सुभाष द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। क्या जनसंख्या लक्षद्वीप में? लक्षद्वीप में 95% समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। बताओ मुझे, गंगा नदी जो पंचप्रयाग का निर्माण करती है, पंचप्रयाग का नाम बताइए। कौन कौन से नदी मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करते हैं बताइए। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलकर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देव प्रयाग। गंगा नदी के बारे में बताइए। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? हाँ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है और 1376 किलोमीटर। और गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और नीचे साइड से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, तमसा, कर्मनाशा, पुनपुन, सोन नदी और रामगंगा नदी। यह उत्तराखंड में है। इसके किनारे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी यह तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के फुलझड़ झील से निकलती है। और घाघरा नदी यह तिब्बत के कैलाश पर्वत के समीप से निकलती है। इसे नेपाल में करनौली नदी कहते हैं। इसकी सहायक नदी काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच विवाद है। और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। गंडक नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यह गोसाईधाम पर्वत से निकलती है। और महानंदा नदी कोसी महानंदा यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी से निकलती है और
बंदरपुर चोटी से निकलती। इसकी सहायक नदी चंबल नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। यह बुंदेलखंड में उत्खात भूमि और अवनलिका अपर्दन का निर्माण करती है। यह इसकी सहायक नदी है पार्वती नदी और क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है, जो उज्जैन शहर स्थित है, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ महाकुंभ का मेला होता है। बताओ मुझे कर्मनासा नदी के बारे में। कर्मनासा नदी मध्य प्रदेश के त्रिशंकु पहाड़ी से निकलती है। इसे पुराणों में शापित नदी कहते हैं। बताओ मुझे कि भारत में वनस्पति के बारे में बताइए। भारत के वनस्पति के बारे में बताइए, जो भी वन है। भारत में वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और वर्गीकृत। आरक्षित वन है जिसमें मानव प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है, यह कुल वनों का 53% है। और संरक्षित वन, इसमें सरकार की अनुमति से प्रवेश ले सकते हैं, यह कुल वनों का 29% है। और अवर्गीकृत वन, यह छितरे वन होते हैं, यह कुल वनों के 18% है। बताओ मुझे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बारे में बताइए। नंदा देवी, कोल्ड डेजर, कंचनजंगा, दिहांग दिवांग, डिब्रू मानस, पन्ना पंचमढ़ी, अचानक मार, शेषाचलम, सुंदरवन, सिंपलीपाल, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ग्रेट निकोबार और है नोकरेक है नीलगिरी। और बताओ मुझे कि आपका शेषाचलम कहाँ है? शेषाचलम तेलंगाना। शेषाचलम तेलंगाना में। बताओ मुझे आपका नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड। सिंपलीपाल उड़ीसा। कच्छगरण गुजरात। सबसे बड़ा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? सुंदरवन। सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू। ठीक। बताओ मुझे सदाबहार वन के बारे में बताइए। सदाबहार वन, यहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ का तापमान 22 से 25% होता है। यहाँ साल भर वर्षा होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। यहाँ की पेड़ की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से अधिक होती है और पेड़ अत्यधिक मोटे होते हैं, जिसके कारण इसका पारिस्थितिक महत्व अधिक है, परंतु इसका वाणिज्यिक महत्व बिल्कुल कम है। इसका विस्तार अंडमान निकोबार, पश्चिम घाट, नीलगिरी में है। अंडमान निकोबार को सदाबहार वनों का घर कहा जाता है। इसमें जैसे एबोनी, महोगनी, रोजवुड, बांस आदि। सोलास वन किसे कहते हैं? सोलास वन जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाई जाने वाली अर्धपर्णपाती वन को सोलास वन कहते हैं। बताओ मुझे कि भारत की मिट्टी के बारे में बताओ। भारत की मिट्टी को ICSR और IISS ने 8 भागों में बांटा है। पहला पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, लवड़ी मृदा, दलदली मृदा और है बताते हैं। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है 43%। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। इसे निर्माण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक खादर और एक बांगर। खादर जो है नई जलोढ़ होती है, जहाँ साल भर वर्षा होता रहता है, हर साल बाढ़ आता है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। और बांगर यहाँ कभी कभी बाढ़ आते हैं, यह पुरानी जलोढ़ होती है, यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और है लाल पीली मिट्टी, यह दूसरे नंबर पर भारत में पाई जाती है 28%। इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। नमी की स्थिति में यह लाल रंग दिखाई देता है और सूखे की स्थिति में पीला रंग दिखाई देता है। यह सोयाबीन, सरसों, दाल की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
इसका विस्तार दक्षिण भारत में ज़्यादा है, महानदी बेसिन में इसका विस्तार ज़्यादा है। और है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा इसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया द्वारा हुआ है। लगातार वर्षा होने के कारण पहाड़ों पर जो खनिज तत्व मिनरल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी रूखी होकर टूटने लगती है। यह लेटेराइट मिट्टी का निर्माण करती है। चूँकि यहाँ के जो खनिज तत्व अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर लंबी जड़ें वाले पौधे का उत्पादन होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी और मसाले। और है क्षारीय मृदा। यह गुजरात, कच्छ के रण साइड में यह मिट्टी मिलती है। अधिक वाष्पीकरण और अपवाह तंत्र की कमी के कारण यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम के परत जम जाती है। और है दलदली मृदा। यह अम्लीय होती है क्योंकि ह्यूमिक एसिड का निर्माण करती है। यह जैसे ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन के लिए अधिक अच्छी है। कडप्पा चट्टान के बारे में बताओ। कडप्पा चट्टान यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा नामक स्थान पर इसका नाम पड़ा है। यह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लोहा, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में सोना पाया जाता है। यहाँ इसमें जीवाश्म की कमी होती है। चलो मुझे बताओ, भारत के पृथ्वी की अक्षांशीय रेखा और देशांतरिक रेखा के बारे में बताओ। अक्षांशीय रेखा और देशांतरिक रेखा के बारे में बताओ, कम से कम चर्चा पॉइंट बताओ। भारत की अक्षांशीय रेखा सर समझ नहीं आ रहा कुछ। अक्षांशीय रेखा और देशांतरिक रेखा के बारे में बताइए। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। इसका निर्धारण उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। और देशांतर रेखा यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इसके द्वारा पूर्व से पश्चिम का निर्धारण होता है। कुल अक्षांश 180 होते हैं और कुल अक्षांशीय रेखा 181 और कुल अक्षांशीय वृत्त 179 और